गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज ना तुमको अंधेरे में पढ़ना पड़ेगा, मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है। हाँ सर, तभी दिख रहा है पीछे में एकदम अंधेरा। हाँ हाँ। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर जो डाउट भेजा हूँ उसको एक बार फिर से बता दीजिए तो। डाउट भेजा है तुमने? यस सर। सर एक मिनट देखता हूँ। गुड आफ्टरनून। आज तुम लोग ना अंधेरे में पढ़ो, मेरी शक्ल देखे बिना पढ़ो आज। क्यों सर? लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है रोशनी इसलिए। नहीं है सर। हाँ रोशनी नहीं है, रोशनी है, कम है थोड़ी बाहर। एक्चुअली में क्या है, ये सेटअप उसमें लगा हुआ रखा है रूम में, और रोशनी जो है वो बाहर उसमें है। सर भेजूंगी रोशनी को इधर से। हाँ भेज दो। दो चार काम भी करवा लूंगा करके। तभी तो पूछ रही सर भेजू क्या? ये सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव्य स्तर पर फॉस्फोलिकरण की संख्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा है क्या? यस सर। क्रेव साइकिल के एक उसमें कितने फॉस्फोरिलेशन होगा, ये पूछा है। सबस्ट्रेट लेवल, कार्यद्रव्य स्तर का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, समझे? जिसको हम आधार सर। स्तर, जिसको हम आधार स्तर फॉस्फोरिलेशन बोल रहे थे ना, वो है। समझ गए ना? तो जो जीटीपी बन रहा है वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यस सर। ठीक है ना? चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बच्चे। जो कल बोले थे ना कि बताऊंगा उसको, हाँ एनारोबिक और हाँ 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 हाँ। कितने बच्चों ने पता लगाया बताओ? पता लगा कुछ? सर ये पता चला कि जो किण्वन होता है ना, उसमें ना ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में होती तो किण्वन की प्रोसेस है वो तेजी से होती है, जबकि अनऑक्सी श्वसन में ना ऑक्सीजन पूर्ण अनुपस्थित होना चाहिए। नहीं नहीं, देखो नहीं, ये गलत बात है। ऑक्सीजन तो दोनों में ही एब्सेंट होता है, किण्वन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों ही प्रोसेस में। मेन डिफरेंस जो है ना वो ये होता है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके अंदर भी ईटीएस की प्रोसेस चलती है, ईटीएस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उस ईटीएस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन की जगह पे कोई दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। जबकि फर्मेंटेशन में ईटीएस की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ गए? फर्मेंटेशन हमने जो पढ़ा था वो फर्मेंटेशन था, उसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं आया। लेकिन अवायवीय श्वसन जब चलता है ना, तो उसके अंदर भी ईटीएस होता है। ईटीएस छोटा होता है, उसमें एनर्जी बहुत कम बनती है, लेकिन और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन की जगह पे कोई दूसरा कंपाउंड होता है। ये है डिफरेंस, समझे क्या? यूट्यूब में ऐसे ही दिखा रहा था ना। हाँ, रेयरली मिलेगा तुम्हें, नेट पे ढूंढोगे ना सही से तो मिलेगा, अदरवाइज ये मुश्किल ही मिलेगा। चलो देखो, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दोनों प्रोसेस को मिला करके हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में दो प्रोसेस आ रहा है, कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ईटीएस। एक्चुअल में क्या होता है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस होता है कि अभी तक तुमने रेस्पिरेशन की सारी रिएक्शन पढ़ ली, क्या कहीं पे भी ऑक्सीजन आया क्या? कहीं पे भी ऑक्सीजन आया क्या? नहीं नो आया। सर। नहीं आया। तो अभी तक की पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं आया, जबकि हम रिएक्शन लिख रहे थे उसके अंदर तो 6O2 रिएक्शन में यूज हो रहे थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, अभी तक जितने भी रिएक्शन, अभी तक रिएक्शन में जितनी भी जगह पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर बना है NADH2। ये बना है, कैसे बना था ये NADH2? कैसे बना था कि NAD प्लस, इसने क्या किया NAD+ ने? एक H NAD प्लस ले लिया। दो, हाँ, यदि NADHH+ की बात करूं, NADH2 की बात करूं यदि, तो हमने देखा क्या कि NAD+ है, इसने ना 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लिया, तब कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? NADH2 को।
के अंदर। तो एक्चुअल में ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो किसके पास आया, एनएडी के पास आया, एक्चुअल में ये किसको जाना था, ये ऑक्सीजन को जाना था। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उसको ले लेगा तो क्या बना देगा, H2O बना देगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो रिएक्शन के अंदर ए से बी बना, या रिएक्शन ही लिख लेता हूँ, कोई रिएक्शन ही लिख लेता हूँ, कोई रिएक्शन बताओ जिसके अंदर NADH2 बन रहा था, बताओ कोई भी रिएक्शन बताओ ऐसा जिसमें NADH2 बन रहा था, बस बोलो, बता दो, अरे कोई तो रिएक्शन बता दो। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बना। चलो चलो ठीक है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम है, ये तो लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन की बात कर रही है बच्ची। तो इस रिएक्शन में तुमने क्या देखा, इस रिएक्शन में तुमने देखा कि NAD से NADH2 बना है, CO2 निकला है, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ने काम किया है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इस रिएक्शन को तुमने क्या बोला था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है क्या? क्या पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है क्या? नो यस और नो? यस सर। यस बिल्कुल हुआ है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, नाम से पता पड़ रहा है ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यहाँ पे पिक्चर में ऑक्सीजन आया क्या? नो सर। डायरेक्टली तो नहीं आया, नो सर। डायरेक्टली तो नहीं आया। क्या इनडायरेक्टली आया क्या? इनडायरेक्टली आया। कैसे कि यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो पायरुविक एसिड में से क्या निकल गया, पायरुविक एसिड में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो निकल गया बाहर। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पे लेने के लिए भेजा था ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने बोला है कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा कहाँ पर, ETS में। बोल रहे ऑक्सीजन की इनर मेम्ब्रेन पे ETS में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जाओ मेरे लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके आओ। तो इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐसे डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसने क्या किया, इसने पहले भेजा NAD को कि NAD जाओ और पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन करो, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर के आना और मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा कहाँ पर, ETS में। तो ये NADH2 ने इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया, अभी यहाँ से कहाँ चला गया, ETS में पार्टिसिपेट करने चला गया। जब ETS में ये पार्टिसिपेट करेगा उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये NADH2 वापस से ऑक्सीडाइज होगा और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो रिलीज कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएगा किसको, ऑक्सीजन को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बुक में ऐसे नहीं लिखा होता है, हमको समझ में भी नहीं आता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, बट मैं तुम्हें बहुत तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर कि ऑक्सीजन का रोल जो है रेस्पिरेशन में, जो हम रिएक्शन में देखते हैं, वो क्या होता है, वो इन रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली, कि पहले रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो NAD जो कोफैक्टर है उसके पास जाएगा, फिर वो NAD लास्टली उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऑक्सीजन को दे देगा ताकि वो वाटर बन जाए। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशंस करवा रहा है। आगे बात समझ में? यस सर। अब तुमने NCERT की बुक पढ़ी होगी, तुमने जब NCERT की बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ होगा कि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है, डायरेक्टली ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन कहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, लास्ट में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, या अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर की फॉर्म में यूज होता है कौन, ऑक्सीजन, जो कि तुम्हें अभी मैंने बताया किस तरीके से। तो यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या देख रहे हो, NADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया और अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बन रहा है, साथ में क्या होता है, ATP का सिंथेसिस भी हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रोसेस बाय विच NADH2, लिख देता हूं चलो, इट इज द प्रोसेस
by which NADH2 and FADH2 produced in respiration process is converted in ATP. इस प्रोसेस के थ्रू NADH2 और FADH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। कितना? एक NADH2 कितना ATP बनाएगा? 3 3 ATP। 3 हाँ, हाँ। एक FADH2 कितना ATP बनाएगा? 2 ATP, है ना? ये बनाता है। अब ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में हो रहा है। कौन कौन सा स्टेप है? स्टेप 1 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे क्या बोलते हो? ETS। और दूसरा स्टेप क्या है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन के 2 स्टेप पे दूसरा स्टेप क्या है? ऑक्सीडेटिव, नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ रहे हो क्या? एनसीईआरटी की बुक जरूर से पढ़ो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। हाँ सर, आज नहीं पढ़ी थी, वैक्सीनेशन करवाने गई थी। वैक्सीनेशन करवा दिया तुमने? वेरी गुड। हाँ, आज ही गई थी। रात को एक पैरासिटामोल ले लेना, थोड़ा थोड़ा हो सकता है तबीयत खराब ऐसा लगे। हाँ तो हाँ, तो यहाँ पर जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। हमारी एनसीईआरटी में टर्मिनल ऑक्सीडेशन करके डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? कितने कॉम्प्लेक्स काम करते हैं? 4 टोटल 5। 4 ETS में और 1 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। देखो कौन कौन से और कहां पर लगे हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? इनर। तो हम देख रहे हैं complexes present on inner mitochondrial membrane. टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस। 5 कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से? नाम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं हम FMN। FMN का फुल फॉर्म? FMN का फुल फॉर्म फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम विद फ्यूमेरेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अंदर कोफैक्टर FADH2 होता है। कॉम्प्लेक्स 3 क्या नाम है? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। यस, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। देन कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा है? साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के नाम जरूर से ध्यान रखना, ऐसे ही पढ़ना है ETS जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। चीजों को ध्यान रखना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ। और यदि रटोगे एनसीईआरटी से तो कुछ नहीं याद रहने वाला, समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। और इन 4 कॉम्प्लेक्स के अलावा एक और कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको बोल देते हैं हम FOF1 पार्टिकल या फिर ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से ये 4 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 to कॉम्प्लेक्स 4, ये 4 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर?
ETS के अंदर। और ये पांचवा कॉम्प्लेक्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर? क्या हो गया? ये पांचवा कॉम्प्लेक्स जो था वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा? सर पूरा ब्लैंक हो गया सर। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऑक्सीडेटिव ब्लैंक हो गया क्या? फॉस्फोराइलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। चलो कोई नहीं दिख रहा तो। आ गया क्या? दिखने लगा क्या? यस सर, आ गया आ गया। ठीक किसी का घर बच्चा बोल रहा है। है। अरे लाइट नहीं आ रही ना, युवान भी खेल रहा है उधर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसका आवाज आ रहा है ना पूरा। हाँ हाँ ठीक है। और अभी रूम वगैरह बंद भी नहीं कर सकता ना, गर्मी ज्यादा है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, युवान धीरे बोलो, युवान धीरे बोलो, बात करो। मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये पीछे कौन चिल्ला रहा है? सर कोई बात नहीं, बोलने दोगे। यस सर, इतना भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर ठीक नो है। सर, ठीक बस ऐसे ही पूछा कि कौन है। हाँ हाँ। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर इनके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्सेस तुमने देखे, इसके अलावा कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी इनके अंदर होते हैं। इनके अलावा कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी है। कौन कौन से? एक होता है यूक्यू, यूबीक्यूनॉन, 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 इसको हम कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं। एंड साइटोक्रोम सी, ये दोनों क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो सबसे पहले तो तुम्हें ना ये कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, कौन सा मोबाइल कैरियर है, कौन ETS में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नाम ध्यान रखना है, लिख करके पढ़ना है ना। अब काम कैसे करते हैं वो देखेंगे, तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि अच्छा क्या हो रहा है। अब देखो वर्क कैसे करेगा। वर्क करेगा, ये मान लो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन बना रहा हूं। ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, OMM से लिख रहा हूं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये मैं बना ले रहा हूं, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा ये, ठीक है। और ये इस तरफ है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हैं क्या? डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। जैसे जैसे एल शेप का होता है एक कॉम्प्लेक्स 1, एल शेप का कॉम्प्लेक्स 1 क्या था? कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और साथ में क्या है? साथ में है FeS, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स 1 है। फिर कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे बना लेगा, ये है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर होता है SDH, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्या बना दिया? ये कॉम्प्लेक्स 1 बना दिया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 1 है ये कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 है। क्या हो गया? ये है कॉम्प्लेक्स 3। क्या होता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम भी और FeS, साइटोक्रोम C1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पे बना रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स 4 की खास बात है कि 2 कॉपर सेंटर होते हैं, CuA और CuB। साइटोक्रोम A होगा, साइटोक्रोम A3 होगा, 2 कॉपर सेंटर बना लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और कॉम्प्लेक्स 5 वो ये बना दिया,
इसका हेड जो होता है उसके ऊपर एटीपी सिंथेटेज की एक्टिविटी होती है, यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, अब देखो, अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की बारी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उतना दिख रहा है। बस मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स 3 को बीच में लिखा, 1 और 2 को साइड में लिखा। बाकी कॉम्प्लेक्स के नाम वही हैं जो तुमने अभी तक पढ़े थे। ठीक है, अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की बारी। देखो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबीक्यूनॉन था। यूबीक्यूनॉन जो है वो प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में भी मोबाइल कैरियर होता है यूबीक्यूनॉन। यूबीक्यूनॉन काफी कुछ कैसा लग रहा है तुम्हें, जैसे प्लास्टोक्यूनॉन था उस टाइम का। जैसा प्लास्टोक्यूनॉन था ना, वैसे ही होता है यूबीक्यूनॉन। ठीक है, यस सर। और अब साइटोक्रोम सी की बात करें तो साइटोक्रोम सी की पोजीशन देखो कहां पर है। ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नहीं है, बल्कि कहां पर है, स्पेस। बोलो। इनर मेम्ब्रेन की, स्पेस के अंदर तो नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे। साइटोक्रोम सी कहां पे लगे हुए, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे। दिख रहा है सब बच्चों को? यस सर। अब यस देखो, सर। अब देखो ये कैसे काम करता है। देखो, अब यहां पर सबसे पहले सपोज आया कौन, NaDH2। NaDH2, अब NaDH2 को ऑक्सीडाइज करेगा कौन, ये कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NaDH2 को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बना देगा, NAD, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें तोड़ दिया इसने। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 NaDH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स था, कर दिया उसने NaDH2 को ब्रेक, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी वायर में करंट फ्लो होता है। क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन है कि ये जो कंपोनेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं इनके रेडॉक्स पोटेंशियल में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस, जैसे तुमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, यूबीक्यूनॉन को। यूबीक्यूनॉन मोबाइल कैरियर है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कहां पर आगे बोलो, थर्ड में। थर्ड में। फिर थर्ड से वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा साइटोक्रोम सी के पास, और साइटोक्रोम सी ने उस इलेक्ट्रॉन को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, बोलो, 4 के पास। और 4 ने अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया कहां पर, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कौन इंतजार कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। यस, बिल्कुल, यहाँ पर ऑक्सीजन इंतजार कर रहा है। मान लो हाफ O2, हालांकि हाफ O2 होता नहीं है, एक O2 होता है। यहाँ पे कॉपर की जिम्मेदारी है कि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे, ताकि ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो O-2 O-2 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से अब O2 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या बन जाएगा, ये O-2 बन जाएगा। यदि ये 2 प्रोटॉन मिल जाए इसको, ये रहे प्रोटॉन, या यहाँ से भी आएगा भी, तो ये क्या बना देगा, H2। समझ गए क्या? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किससे किस में होता है वो तुम्हें डायग्राम में बहुत क्लियर दिख रहा है, जो तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में लाइन में पढ़ने को नहीं मिलता। हाँ, एनसीईआरटी की बुक में भी डायग्राम ये दिया हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्लियरली हमको यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा। कॉम्प्लेक्स 1 से यूबीक्यूनॉन से कॉम्प्लेक्स 3, फिर साइटोक्रोम सी, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है। पूछते हैं कि बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिख रहा है, इस चेन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, O2 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस में पूछ रहा है तो कॉम्प्लेक्स 4 या साइटोक्रोम A3। इस कॉम्प्लेक्स का एक और भी नाम है, कॉम्प्लेक्स 4 जो कॉपर वाला, इसका एक और भी नाम है, क्या पता है किसी बच्चे को? कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स का एक और भी नाम है,
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ए या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी नाम है इसका। तो ये अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, ये चेन में और ओवरऑल ईटीएस के अंदर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन था जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया और वाटर बना दिया। ये तो किससे होगा, ये जब भी NaDH2 का इलेक्ट्रॉन आया तो ऐसा होगा। अभी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा है तभी ये क्या करेगा, कुछ कैरियर इसके अंदर ऐसे हैं जो प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 4 प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सकता है कुछ इस तरीके से along the concentration gradient के against the concentration gradient। बोलो, along the concentration gradient के against the concentration gradient, बोलो अगेंस्ट, against, yes, ऐसा हमने उसमें फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था कि कुछ कैरियर जो है वो प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहे थे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी पीएमएस में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ऐसे यूबिक्यूनॉन जो है ये भी प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पीएमएस में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाए, ठीक है। इसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या करेगा, सॉरी साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या करेगा, ये भी 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। क्यू साइकिल की तरह होता है ये हालांकि, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो भी 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा। देख रहे हो कितने सारे प्रोटॉन जो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गए, कहां पर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर कितने आ गए टोटल, 8 नहीं 8 है कि 10, 12 10 है 12 सर। सर 12। 12 12 दिख रहा 12 कहां दिख रहा है तुम्हें, 10 ये है तो सर। जा रहा है ना। 10 ही तो हुआ, हाँ सर। 10 हुआ, है। वो एक ठीक है। नीचे आप तो अल्टीमेटली प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा हो जाता है और मैट्रिक्स में कम। जब भी प्रोटॉन अब डिफ्यूज होगा किससे, F0 F1 पार्टिकल से, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, उस टाइम पर एटीपी एडीपी का जो है निर्माण वो होगा। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। तो ये जो प्रोसेस चला इसको क्या बोलोगे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सर, हाँ बच्चे, सर इसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करता है फिर? अभी तक तो अभी जो हमने पढ़ा NaDH2 के बारे में तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड का कोई रोल ही नहीं आया, नहीं आया ना, अभी तक तो नहीं आया। अभी हमने जो भी पढ़ा वो हमने देखा कि NaDH2 से कैसे एटीपी बनती है ना, ये FADH2 में काम आएगा फिर? ये FADH2 से एटीपी बनाने में काम आएगा। कॉम्प्लेक्स 2 अभी देखो इसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं कर रहा है और साइटोक्रोम C नहीं कर रहा है। अच्छा चलो वो भी देख ही लेते। देखो यदि यदि FADH2 जो है वो एज हमने देखा था रिएक्शन में बना हुआ था, तो वो कैसे काम करेगा, देखो यहां पर ग्रीन से बनाता हूं, देखो ये SDH सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, सक्सिनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, फ्यूमेरिक में। माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम बोलते हैं SDH को। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। क्यों, क्योंकि दिस इज द ओनली एंजाइम प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पता था क्या, नहीं यस था, सर। ध्यान रखना यदि नहीं पता था तो। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया, इसने सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट किया और उस टाइम पे क्या बनता है, उस टाइम पे बनता है FADH2। तो ये कोफैक्टर क्या करेगा, इस FADH2 को ऑक्सीडाइज कर ले यदि, तो क्या बन जाएगा FAD, 2 प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अरे वाह, बात तो सेम ही हो गई। NaDH2 हो चाहे FADH2, दोनों से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन से एटीपी कैसे बनेगा, देखो अगेन, अब ये इस इलेक्ट्रॉन को SDH जो है वो देगा FeS को, FeS इसे दे देगा किसको, यूबिक्यूनॉन को। क्या यूबिक्यूनॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा क्या, यस सर। यस, यूबिक्यूनॉन कर लेगा प्रोटॉन को ट्रांसफर। यहाँ पर 2 प्रोटॉन जो है वो यूबिक्यूनॉन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का क्या होगा फिर? किसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन? यूबिक्विनोन किसको देता है बोलो? यूबिक्विनोन चाहे ये हो चाहे ये हो, किसको देगा? साइटोक्रोम बी को देगा, फिर C1 को देगा, फिर साइटोक्रोम C को देगा, फिर A3 को देगा और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो दो रास्ते दिख रहे हैं हमें कि NADH2 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C और कॉम्प्लेक्स 4 इससे होते हुए ऑक्सीजन के पास आएगा। टोटल 10 प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन यदि FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो कॉम्प्लेक्स 2 उससे कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C से होते हुए 4 अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास। तो इस वाले रास्ते में FADH2 वाले रास्ते में कितने प्रोटॉन ट्रांसफर हुए बताओ? 2 FADH2 वाले रास्ते में कितने प्रोटॉन ट्रांसफर हुए? 2 दो तो यहाँ से, और फिर दो दो यहाँ से, यहाँ से 4, और फिर दो यहाँ से, कितने? 6। 6। यानी NADH2 के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन निकला था तो उससे टोटल कितने? 10 प्रोटॉन ट्रांसफर हुए थे। और FADH2 से कितने? टोटल 8 प्रोटॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन ट्रांसफर हुए। ठीक है, इतने प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। और यही बाद में क्या बनाएंगे? यही बाद में जब डिफ्यूज बैक होंगे तो ATP का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर तुम्हें ये पता पड़ गया कि कितना पार्ट जो है वो किसका है? ETS का। ये पूरा पार्ट किसका है? ETS का। और ये वाला पार्ट किसका है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बातें क्लियर हो गई सबको? क्लियर हो गई बातें सबको? यस सर। ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन किसके बाद कहाँ पे जाएगा, क्यों जाएगा, कौन कितना प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा, कब ATP बनेगी, कौन सा एक्टिवली प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा पैसिवली प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, सारी बातें क्लियर है एकदम। कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो। सर ये FADH2 को फिर से बताइए तो। FADH2 जो है वो क्या क्या कर रहा है? जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना तो FADH2 बनता है। भाई उसने भी तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लिए हैं, ऑक्सीडेशन किया है। तो यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स 2 उसे ऑक्सीडाइज करेगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कैसे मूव करेगा? कॉम्प्लेक्स 2 फिर यूबिक्विनोन फिर कॉम्प्लेक्स 3 फिर साइटोक्रोम C फिर कॉम्प्लेक्स 4, इस तरीके से मूव करेगा। अल्टीमेटली ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो उस प्रोसेस में 6 प्रोटॉन ये ट्रांसफर कर देता है। कहां से कहां पर? मैट्रिक्स से पेरीमिटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है। चलो सर। तो इस, हाँ बच्चे। सर ये कीमोस्मोटिक वाला किसको बोले? दोनों प्रोसेस को मिला के? हाँ हाँ, दोनों प्रोसेस को मिला के केमियोस्मोटिक बोलते हैं। केमियोस्मोसिस का मतलब है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से ATP का फॉर्मेशन होना। प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से ATP का फॉर्मेशन होना, उसे हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। बिल्कुल यही चीज ऐसा ही तुमने पढ़ा था। कहां पर? फोटोसिंथेसिस में। बट वो हुआ था लाइट की वजह से। यहाँ पर ये हुआ किसकी वजह से? NADH2 के ऑक्सीडेशन की वजह से। इसीलिए वो लाइट की वजह से हुआ था तो उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल रहे थे। ये NADH2 के ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोल रहे हैं। समझ यस गए? सर। हाँ। चलो ठीक, तो फिर ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से एक NADH2 3 ATP और एक FADH2 6, एक FADH2 कितना ATP बना देता है? एक FADH2 2 ATP बनाता है ना। कैलकुलेशन हमने की थी, एक बार वापस से सारी कैलकुलेशन बताऊं क्या? क्या तुम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देखना चाहते हो क्या? बता यस दीजिए सर। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का क्या काम है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी? बोलो। एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन। क्या और भी कोई काम? क्या एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा भी कोई काम? पता नहीं सर।
नहीं बताओ। देखो, रेस्पिरेशन का हमारी बॉडी में दो मेन काम है। एक काम जो तो हम पढ़ रहे हैं तो तुमने बता भी दिया। दूसरा कि जब तुम देख रहे हो कि एक 6 कार्बन लॉन्ग चेन है, 6 कार्बन, 7 बना दी क्या? यस सर 6 कार्बन लॉन्ग चेन जो है वो कुछ हमने खाया है, हमारी बॉडी में आ गया। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये टूटता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स के अंदर, फिर 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स के अंदर, फिर कुछ से जुड़ के बन जाता है 6 कार्बन, फिर ब्रेक हो जाता है कभी 5 कार्बन में, कभी 4 कार्बन में। ठीक है, ऐसे अलग अलग कार्बन कंपाउंड। तो क्या देख रहे हो तुम, इसके अंदर ब्रेक भी हो रहा है, फॉर्म भी हो रहा है, डिफरेंट कार्बन के कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो यदि हमारी बॉडी को जो हमने ग्लूकोज खाया, जो हम खाना खा रहे हैं, इसका दो पर्पस है। क्या दो पर्पस है? सिर्फ एनर्जी देना नहीं है। जब भी हम खाना खा प्रोटीन रहे भी हैं उसका बनाता है ये। उसका दो पर्पस है। एक तो एनर्जी देना और दूसरा कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स बनाना। दो काम है, अदर बायोमोलिक्यूल बनाना। यानी एक ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन के अंदर अल्टीमेटली सिर्फ CO2 में कन्वर्ट हो जाए, 6 CO2 बना दे, ये हमेशा जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि इसमें से कुछ जो है वो CO2 बना रहा हो, कुछ जो है वो अदर बायोमोलिक्यूल बना रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर भाई, यस रेस्पिरेशन का सर। जो मेन पर्पस है वो तुम ATP पढ़ रहे हो, बट जो तुम पढ़ रहे हो वो सही नहीं है। बॉडी में ऐसा नहीं होता। बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ एनर्जी भी बना रहा होगा, कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स भी बना रहा होगा, ये काम है उसका। फिर इसका मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल है, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। वो ये मानते हुए है कि हम ये मान लें कि एक ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन में पूरी तरीके से क्या हो जाए, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, ATP बनाने के लिए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए। तो उस केस में कितने ATP बनेंगे, वो कैलकुलेशन जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में। यहाँ पर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या बता रहा हूँ तुमको कि एक ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देख रहे हैं हम। यहां पर होगा क्या कि प्रोसेस चली थी ग्लाइकोलाइसिस, प्रोसेस चला था लिंक रिएक्शन। कई बार हमारे को क्वेश्चन में लिंक रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, लिंक रिएक्शन के साथ में क्रेब्स साइकिल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब हमारा आंसर आता है ATP वगैरह या एनर्जी वगैरह का। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, देखो एनर्जी का, एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जी प्रोडक्शन कितना हुआ, 2 ATP। याद है इससे हमने क्या बोला था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तुम समझ जाना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ये। और 2 NADH2 बना था, ये 2 NADH2 जब ATP में कन्वर्ट होंगे तो कितने ATP बनेंगे, 2 into 3 6 ATP by ETS and oxidative phosphorylation। अब ये यहां पर ATP 6 बनेंगे कि 4 बनेंगे, डिपेंड करेगा शटल सिस्टम पे। ये बनेगा बाय MA शटल। MA शटल एक इलेक्ट्रॉन शटल होता है, जिससे क्या होता है, NADH2 जो पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में हुआ, जब इसे ATP में कन्वर्ट होना है तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर MA शटल के थ्रू गया तो कितना ATP देगा, ये 6 ATP। लेकिन यदि ये GP शटल के थ्रू गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन पे, तो क्या हो जाएगा, तो ये सिर्फ कितना ATP देगा, 4 ATP। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है,
दो ऑप्शन है यहाँ पर, समझ गए क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब टोटल जो नेट गेन ऑफ एनर्जी है ग्लाइकोलाइसिस का, वो कितना होगा बताओ? या तो 8 या फिर 6। यस, वेरी गुड। दो ऑप्शन हो गए हमारे पास कि यदि एमए शटल चल रहा है तो कितना हो जाएगा? एमए शटल चल रहा है तो 8 एटीपी हो जाएगा, और यदि जीपी शटल चल रहा है तो 6 एटीपी हो जाएगा। यदि कोई मुझे पूछेगा कि सर इन दोनों में से ज्यादा कॉमनली ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा शटल चलता है, तो मैं उससे क्या बोलूंगा? कौन सा शटल ज्यादा कॉमनली चलता है? नहीं, जीपी नहीं, एमए शटल तो ज्यादा एफिशिएंट है, ये ज्यादा सेल्स में नहीं चलता है, ज्यादातर सेल्स के अंदर जीपी शटल ही चलता है, यानी कॉमनली 36 एटीपी बनते हैं, ना कि 38 एटीपी, ध्यान रखना। फिर लिंक रिएक्शन में हम क्या देखते हैं? दो NADH2 सिंथेसिस हुआ। अब ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, एमए शटल जीपी शटल वाला चक्कर नहीं होगा, सीधे कितना 6 एटीपी बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन का क्लियरली हमको पता पड़ गया क्या? 6 एटीपी। और क्रेब साइकिल के अंदर क्या होगा? कितना NADH2? 6 NADH2 6 यानी 18 एटीपी हो गया 18 एटीपी बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और 2 FADH2 यानी ये हो गया 4 ATP अगेन बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड 2 GTP, 2 ATP के इक्विवेलेंट हो गया। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्वेश्चन जो भी आएगा तुम कर पाओगे। यहाँ पे मैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सा सबस्ट्रेट लेवल से बना है, कौन सा ETS वगैरह से बना है। टोटल कितना हो गया? 18 और 4 22 और 2 24, 24 ATP का नेट गेन। ठीक है, हो गई बात क्लियर? तो यहां पर टोटल एनर्जी गेन फ्रॉम किससे निकाला हमने? 1 ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पर 2 लिंक रिएक्शन है, 2 क्रेब साइकिल है, 1 ग्लूकोज से हम देख रहे हैं। कितना हो गया टोटल? 8 और 6 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 36 ATP और 38 ATP। समझ गए 2 ATP का डिफरेंस क्यों आता है? समझ गए क्या सब बच्चे? 2 ATP का डिफरेंस क्यों आता है? यस सर। ATP का डिफरेंस इसकी वजह से आ रहा है। शटल कौन सा है, जीपी शटल है कि एमए शटल है, उसकी वजह से 2 ATP का डिफरेंस आ रहा है। तुम तो बस इतना सा ध्यान रखना कि जब भी सेल के अंदर जीपी शटल चलेगा तो 36 ATP बनेगा, एमए शटल चलेगा तो 38 बनेगा। ये शटल क्या है? ये शटल वो है जो NADH2 को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करता है ताकि वो ETS में पार्टिसिपेट कर पाए। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गई? यस। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, रेस्पिरेशन एंड एम्फिबॉलिक पाथवे। रेस्पिरेशन को एम्फिबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं? वैसे अभी मैंने तुमको बताया भी, फिर भी एक बार वापस देखो। रेस्पिरेशन एंड एम्फिबॉलिक पाथवे। क्या बताया मैंने बताया कि रेस्पिरेशन का जो पर्पस है वो क्या है? वो सिर्फ ATP प्रोड्यूस करना नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया और ऑक्सीडाइज करके CO2 बना दिया, बल्कि क्या है? बल्कि एनर्जी के साथ साथ वो बड़े बायोमोलिक्यूल जो है उनको ब्रेक करते हैं छोटे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ताकि उसे यूज किया जा सके किसके लिए? अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है?
एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। तो रेस्पिरेशन के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है। अब यदि रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, चलो यदि हम देखें कि रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है तो क्या होगा, ग्लूकोज के अकॉर्डिंग प्रोसेस हम देख रहे हैं। ग्लूकोज जो है वो उसका ब्रेक डाउन हुआ था 2-3 स्टेप के बाद में ही हमने देखा था, 2-3 स्टेप नहीं मतलब 4 स्टेप के बाद में हमने देखा था, ये कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो गया था 3PGA पीजीएएल और डीएचएपी के अंदर, पीजीएएल और डीएचएपी के अंदर। डीएचएपी मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और पीजीएएल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर हमने देखा था आगे कि ये 3PGAL जो है वो आगे जाकर के एक कंपाउंड बना रहा था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से फिर आगे लिंक रिएक्शन बन गया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो आगे रिएक्ट कर रहा था क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के अंदर, और इससे बन रहे थे डिफरेंट इंटरमीडिएट, लाइक यहाँ पर सिट्रिक एसिड बना था, फिर इससे आगे जाकर के मान लो बना हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिन। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, जैसे ग्लूकोज से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, बहुत सारी रिएक्शंस जो है यहाँ पर रिवर्सिबल टाइप की हैं, रिवर्सिबल टाइप की हैं बहुत सारी रिएक्शन। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो, जरूरी है क्या कि दूसरा भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है क्या, दूसरा भी हो सकता है सर। लिपिड होगा यस तो सर, लिपिड पहले ब्रेक होगा किसके अंदर, लिपिड पहले फैटी ब्रेक एसिड होगा, और ग्लिसरॉल में। यस, फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। और ये ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट लार्जर कंपाउंड बनाने में काम आ सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ऐसे ही फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर निकल करके वापस से फैटी एसिड भी तो बना सकता है। क्या देख रहे हो, देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट बड़े कंपाउंड बनाने में भी यूज हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रोटीन यदि ब्रेक होता है तो प्रोटीन से बनते हैं अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड जो है एलिनिन जो है वो क्या बना सकता है, वो पायरुविक एसिड बना पायरुविक सकता है, एसिड। पायरुविक एसिड से ये भी बन सकता है। ऐसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन सकता है इससे, ठीक है। ऑक्सिलोएस्टिक एसिड जो है वो बहुत सारे पैरिमिडीन वगैरह बनाने में, एल्कलॉइड बनाने में, इन सब में काम आ सकते हैं, टर्पीन्स बनाने में काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट जो हैं वो बड़े कंपाउंड बनाने में भी काम आ सकते हैं, ब्रेक डाउन भी हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, साथ साथ में हो रहा है। इसीलिए प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोल देते हैं। रेस्पिरेशन मोर एक्यूरेटली एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, वो बात समझ में आ गई सबको क्यों है, समझ गए सब बच्चे? यस सर। सर एमिनो एसिड ही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाएगा। तुमने पढ़ा नहीं था क्या, रिडक्टिव एमिनेशन और डीएमिनेशन? जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के अंदर NH2 ग्रुप का ऐड हो गया था NADH2 यूज करके, तो क्या बना दिया था, एमाइड ग्लूटामिक बना एसिड, था। ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन सकता है ट्रांसएमिनेशन वगैरह से, समझे? यस ठीक है, ओके ओके। तो हाँ। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन जो है उसे एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं। और अब लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन।
आरक्यू क्या होता है? आरक्यू होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितना CO2 निकल रहा है अपॉन जितना O2 रिक्वायर्ड है। तो बोल दोगे आरक्यू इज इक्वल टू CO2 इवॉल्व अपॉन O2। क्या बताता है? आरक्यू बताता क्या है? जिसका आरक्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो ज्यादा CO2 निकाल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन वगैरह चल रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिसका आरक्यू ज्यादा है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो। जिसका आरक्यू ज्यादा है उसके अंदर एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा हो। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सही कि गलत? उल्टा बोल दिया है क्या भाई? जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि CO2 आरक्यू ज्यादा है, उसके अंदर हमने क्या देखा? उसके अंदर हमने देखा कि CO2 ज्यादा तो निकल रही है बट ऑक्सीजन यूज कम है। आरक्यू ज्यादा है मतलब O2 कम है, और तब आरक्यू ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम यूज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ? कम हो गया। जिसका आरक्यू ज्यादा है उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन नहीं कम हुआ है, यानी जिसका ATP आरक्यू कम ज्यादा होगा। होगा वो एनर्जी कम दे रहा होगा, जिसका आरक्यू कम होगा वो एनर्जी ज्यादा दे रहा होगा। ठीक है, तुम कैलकुलेशन के बेसिस पे देखो। आरक्यू क्या होता है? किसी रिएक्शन के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में लिख रहे हैं तो कितना CO2 इवॉल्व हुआ, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, उस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? आरक्यू। तो जैसे मान लो निकालना है आरक्यू ऑफ ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, कैसे निकालोगे? रिएक्शन लिख लो। 6 CO by 6O2 C6H12O6 प्लस 6O2 क्या हुआ? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 और 38 ATP। अब यहाँ पर आरक्यू क्या है? आरक्यू इज इक्वल टू CO2 अपॉन O2, 6/6 क्या हो गया? 1 हो गया। इसका आरक्यू क्या है? 1। ऐसे ही आरक्यू ऑफ ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन में निकाल सकते हो क्या? yes sir इथेनॉल, हाँ इथेनॉल फर्मेंटेशन में निकाल के बताओ। infinitive यस, इथेनॉल फर्मेंटेशन क्या रिएक्शन होती है? C6H12O6 बिना ऑक्सीजन के कन्वर्ट हो गया किस में? C2H5OH प्लस 2CO2, ये बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? CO2 अपॉन O, आरक्यू इक्वल टू CO2 अपॉन O2, 2/0 इन्फिनिटी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा था। हमारे एनसीईआरटी में किसका आरक्यू दिया हुआ है? फैट का भी दिया हुआ है क्या? फैटी एसिड वगैरह का yes sir कितना होता है? आरक्यू ऑफ फैट 0.7 यस 0.7 लेस देन 1। आरक्यू ऑफ प्रोटीन 0.9 0.9 लेस देन 1। आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू क्या होता है? मोर देन 1, 4 ऑक्सैलिक एसिड। चाहो तो निकाल के देख सकते हो। मान लो मैं एक तुम्हें दे रहा हूँ, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है, आरक्यू निकाल के बताओ तो कितना होगा? C2O4H2 प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2। अब बैलेंस करोगे, 2 कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गए 4 तो 6, यहाँ पर कितना है? 4, और ये हो गया 4 5 हो गया। 5 ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ हाफ कर देता हूँ, ये हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। देखो हो गया ना? आरक्यू इक्वल टू CO2 अपॉन O2, तो 4 आ रहा है ना सर? 2/1/2, ठीक है। तो आरक्यू ऑफ प्रोटीन हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, आरक्यू ऑफ फैटी सीड, आरक्यू ऑफ जर्मिनेटिंग फैटी सीड। ये देखो, फैटी सीड में भी 2 कंडीशन हो सकती है, जर्मिनेटिंग वाली हो सकती है
RQ of germinating fatty seed, RQ of germinating fatty seed, फैटी सीड के अंदर क्या है? फैट है, फैटी एसिड्स हैं। क्या होगा? मोर देन 1 की लेस देन 1? लेस देन 1। लेस देन। और यदि को पूछे RQ ऑफ मैच्योरिंग और राइपनिंग फैटी सीड, तब क्या बोलो? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, क्योंकि इस टाइम पर फैट बनाने के लिए ये क्या करता है? मैच्योर होता है तो फैट बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर लेता है फैट। इस टाइम पे क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फैट में कन्वर्ट होते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, उस ऑक्सीजन को ये यूज कर लेता है, इसलिए आरक्यू की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 हो जाती है मैच्योरिंग या रैपनिंग फैटी सीड की। ठीक है, क्लियर हो गई बातें सबको? यस सर। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ बच्चे, जो भी डाउट्स वगैरह वो पूछो। सर पीछे वाला पेज लाओगे क्या एक बार? ये लो। हाँ बस। हेलो सर। हाँ बच्चे, बोलो बोलो। सर ईस्ट और पेनिसिलियम में कौन सा एक कोश की उप क्या है? ईस्ट जो है, ईस्ट एक कोश की है, पेनिसिलियम नहीं। सर इसमें ईस्ट नहीं दे के पेनिसिलियम दिया है सर। नहीं 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 नहीं, गलत है। ओके सर, थैंक यू सर। कोई डाउट? ईस्ट जो है वो एक कोश के होता है, पेनिसिलियम तो बहुकोश के। ठीक है, और बोलो, और जो भी पूछना है पूछ लो पहले। टेस्ट का सिलेबस संडे का बता देता हूँ, एक बार देख लो। सर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किया। टेस्ट का सिलेबस एक मिनट बता देता हूँ। संडे को है ना, अभी तो टाइम है, तो देखो ऐसा मान लो जो भी बाकी रह गया था ना वो सारा देंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितना भी नहीं आया था ना 11th का वो सारा आ जाए। ठीक है सर इससे पहले को तो आ चुका है। कौन सा आ चुका है? सर वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल टिश्यू वाला, सेल साइकिल एंड ग्रोथ, ये सब तो आ चुका है। ये आ गया था क्या? यस सर। नहीं, वो तो इस टेस्ट में, नॉर्मल टेस्ट में आया था ना, मेजर टेस्ट में नहीं आया था ना, मतलब मेन टेस्ट में नहीं आया था ना। नहीं सर आया था, मेजर टेस्ट में तो आ चुका है। मेन टेस्ट कहाँ हुआ इसका? हो गया सर। हो गया सर इसके पहले। सर जब आपका बोलते एक मिनट टिश्यू मैं नहीं उस टाइम पे आया हो गया था, क्या? मेन टेस्ट ओके ओके, था। ठीक है, तो फिर मुझे लग रहा है वो हाँ बना दिया होगा पेपर। ओके ओके, सर प्लांट तो फिजियोलॉजी दे दीजिए पूरा। तो फिर प्लांट फिजियोलॉजी पूरा देते, ठीक है। और सर 12th का पोर्शन? 12th का तो फुल सिलेबस हुआ ही था ना इससे पहले। अच्छा ठीक है, मतलब उसके साथ ये ऐड है ना? तो अभी ना, अभी प्लांट फिजियोलॉजी पूरा है ना। सर डाउट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हेलो सर। हाँ बच्चे, बोलो बोलो। सर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किया सर, देखिए ना। हेलो सर, कवक में धागे नुमा तंतु कहलाते हैं। हाइफी। सर इसमें कोनिडिया दिया है। नहीं नहीं, कोनिडिया तो स्पोर्स है, गोलाकार गोलाकार होते हैं। यस सर, वही डाउट। हाँ, Thank you, ये sir. आंसर गलत दिया हुआ लग रहा है। In an experiment in which photosynthesis is performed during day, you provide a plant with radioactive carbon dioxide as a metabolic tracer. The C14 is
incorporated first into oxaloacetic acid. The plant is best characterized as. दिन में हो रहा है, दिन में हो रहा है, ये सब ध्यान रखना है, यानी दिन में स्टोमेटा खुले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, इसलिए सीएम प्लांट नहीं होगा। सीएम प्लांट में तो क्या होगा, रात को CO2 फिक्स होगी। समझ गए क्या बच्चे, हो गया क्या तुम्हारा? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो ठीक, चलो फिर इसके बाद में ये चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सर। ठीक है, पढ़ो अच्छे से, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।